ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज से करीब 5 वर्ष पहले 2017 के अंत में मैंने अपनी जीवन की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म देखी थी, एक मास्टरपीस। और वो एक ऐसी फिल्म थी, उसके जैसा ना उससे पहले मैंने कुछ देखा था और ना ही उसके बाद अभी कल तक भी मैंने ऐसा कुछ देखा। कल तक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल मैंने इसका सेकंड पार्ट देखा। ये फिल्म हर प्रकार से एक्सेप्शनल है, यूनिक है। एक फिल्म मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, या फिर इसका जो कंसेप्ट है, थीम है, या ये फिल्म जो कहने का, सिखाने का, बताने का हमें जो प्रयास करती है, हर प्रकार से ये फिल्म यूनिक है, एक्सेप्शनल है। इस फिल्म में कहीं पर भी कोई कमर्शियल एलिमेंट, कोई कमर्शियल कंटेंट कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक सिंगल सीन में भी नहीं। केवल एक परिवार के बीच का संवाद, डिस्कशन, इस पर यह फिल्म आधारित है। इसका पहला पार्ट भी ऐसा ही था और सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। पर फिर भी ये फिल्म कुछ ऐसा हमें सिखाती है, कुछ ऐसा बताती है कि उसके लिए इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इसे मैं केवल मूल्यवान नहीं कहूँगा तो अमूल्य कहूँगा इस फिल्म को। क्योंकि देखिए, आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर पाश्चात्य अंधानुकरण में हम बस भौतिकता के पीछे भागते जा रहे हैं। बस बाहर से सारे प्रॉब्लम्स को ठीक करने का हम प्रयास कर रहे हैं, अंदर नहीं झांक रहे हैं। हम अपने आप को अंदर से सही करें, हम हमारा पहले मनोबल बढ़ाएं, हम अपने मन पर पहले विजय प्राप्त करें। चल मन जितवा जाइए। तो अपने नाम को पूर्ण रूप से ये फिल्म सार्थक करती है। देखिए, पहला पार्ट तो बस उसके लिए तो मास्टरपीस शब्द भी बहुत छोटा है। पर क्या सेकंड पार्ट भी मुझे उतना पसंद आया? तो देखिए, मुझे बिल्कुल सेकंड पार्ट भी बहुत बहुत पसंद आया। हालांकि पहले पार्ट को फिर भी मैं सेकंड पार्ट से ऊपर रखूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चलिए वो जो भी उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि कहाँ पर सेकंड पार्ट बेटर हो सकता था। पर पहले मैं बस इसकी पॉजिटिव बातों के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि फिल्म मुझे इतनी पसंद आई है ना। सबसे पहले तो मैंने जैसा कि कहा कि आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर पाश्चात्य अंधानुकरण में हम बस भौतिकता के पीछे भागते जा रहे हैं। पर हमें अपने आत्म विकास पर कैसे ध्यान देना चाहिए, वो क्यों आवश्यक होता है, ये बात ये फिल्म सिखाती है। आज हर दूसरी फिल्म में, हर टीनेज ड्रामा को आप उठाकर देख लीजिए, हर टीनेज ड्रामा को लगभग 90 से 95% टीनेज ड्रामा, चाहे वो बॉलीवुड के हो या हॉलीवुड के हो, वहां पर आपको बस मन की इच्छाओं के पीछे कैसे भागना है, यही आपको बताया जाएगा। वर्जिनिटी तोड़ने को किसी बहुत बड़े अचीवमेंट की तरह दिखाया जाता है। अगर कोई वर्जिन है, संयमित जीवन जी रहा है, तो वो कैसे मूर्ख है। जो सबसे अच्छी बातें होती है युवावस्था में, जब हम किशोर होते हैं, बालक होते हैं, युवा होते हैं, उस समय जीवन की सबसे बढ़िया जो बातें होती है उनको ही हंसी का पात्र, मजाक का पात्र बना दिया है। वर्जिन और नर्ड, पढ़ाकू होना, ये दो शब्द मजाक बन गए हैं आज। बस मन की इच्छाओं के पीछे भागो, मन को दबाओ मत। मन को दबाओगे तो ऐसे ऐसे डर बिठा दिए जाते हैं कि भाई मन की इच्छाओं को अगर दबाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, मन, आप बस जो आपको अच्छा लगे वो करो, जो आपकी मन की इच्छा हो वो करो। यही तो हर एक दूसरे टीनेज ड्रामा में यही तो सिखाया जाता है ना। पर ये फिल्म उससे एग्जैक्टली अपोजिट है। हम अपने कंफर्ट जोन में जब होते हैं, हम अपने मन के जब गुलाम होते हैं, तब कैसे हम अपना ही पतन करते जाते हैं, हम अपना ही कैसे नुकसान कर रहे होते हैं, ये फिल्म ये सिखाती है। एक सिंबॉलिक वे में उन्होंने बहुत सुंदरता से दिखाया है कि एक पिंजरा दिखाया है और अलग अलग जो इस फिल्म के कैरेक्टर्स हैं वो उस पिंजरे में हैं, और उस पिंजरे में ऐसी फूलों की माला की जंजीर में वो जकड़े हुए हैं। और जब उस फूलों की माला की जंजीर को तोड़कर उस पिंजरे से जब वो बाहर आते हैं, यानी एक सिंबॉलिक वे में उन्होंने ये दिखाया कि हम अपनी मन की इच्छाओं के जब गुलाम होते हैं ना, तब किस प्रकार से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सुसाइड, ये बातें, इस प्रकार के बहुत निराशाजनक विचार हमें दबाते जाते हैं, वो हम पर हावी होते जाते हैं। और जब हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अपने मन की इच्छाओं की जंजीरों को तोड़कर जब उससे हम बाहर आते हैं, तब हमारे आत्म विकास, तब हमारा मनोबल का विकास कैसे होता है, ये बात ये फिर बहुत सुंदरता से सिखाती है। देखिए, आप अपने बच्चों को दूसरा, आप कुछ बाहर की संपत्ति दो या ना दो, पर मेरे गुरुदेव हमेशा कहते थे कि मन जीतने की जो कला है ना, वो उन्हें अवश्य सिखाना।
और इसलिए मैं कहता हूं कि बाकी आप कोई फिल्म अपने बच्चों को दिखाइए या ना दिखाइए, पर इस फिल्म को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। इसके कहानी के बारे में हमने पहले पार्ट का जब मैंने रिव्यू किया था तब मैंने चर्चा की हुई है, इसलिए वो सारी बातें मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा। संक्षेप में अगर बताऊं तो संघवी परिवार मिलजुल कर सब रहते हैं और एक बहुत बड़े उद्योगपति बिजनेस परिवार है ये, बहुत सफल रहे हैं अपने क्षेत्र में। पर एक ऐसा समय आ जाता है जब उनका बिजनेस, उनका कारोबार पूरी तरीके से डूब जाता है। 6,000 करोड़ रुपए अभी उन्हें अपने देनदारों के, लोगों के चुकाने हैं। पहले पार्ट के अंत में उन्होंने कहा था कि हम अपनी सारी संपत्ति वगैरह जो कुछ भी है वो बेचकर आपके पैसे हम लौटाने वाले हैं। अब दूसरे पार्ट में इसी बारे में इस पूरे परिवार में डिस्कशन हो रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि संपत्ति बेचना भी तो कोई आसान टास्क नहीं है ना। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर जब संकट में मनुष्य आता है तो उस समय सब लोग फायदा उठाना चाहते हैं। फिर आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसके रेट आधे से भी कम हो जाते हैं। लोग फिर भाई कौड़ी के भाव में सब कुछ खरीदना चाहते हैं, तो वो बेचना भी उतना आसान नहीं होता। तो इन सारे प्रॉब्लम से अब निकलने का मार्ग इस परिवार को खोजना है। पर ऐसे समय में हम अगर अपने आप को ही कमजोर कर ले, अपने मन को कमजोर कर ले, तब उन परिस्थितियों से हम कभी बाहर नहीं निकल सकते। और आज हम हर दूसरी फिल्में जो देखते हैं ना, मन की इच्छाओं के पीछे भागो, और इसका परिणाम मूलतः स्वाभाविकतः यही आएगा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइडल थॉट्स। क्योंकि हम अपनी मन को अगर विजय करना, मन पर विजय प्राप्त करना नहीं सीखे तो मन तो हमें इस विनाश की ओर ही ले जाता है। भय, शोक, चिंता, निराशा, उससे फिर बाहर निकलना असंभव हो जाता है। क्योंकि जितना हम मन को अपने आप पर हावी होने देते हैं उतना ही हम कमजोर होते जाते हैं। और इसी कारण से आपने देखा होगा दोस्तों, जितनी भी वोक माइंडसेट की फिल्में होती है उन सभी में डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सुसाइड को रोमांटिसाइज किया जाता है कि भाई बिल्कुल ये तो आपका अधिकार है, आपकी कोई इच्छा पूर्ण न हो तो बिल्कुल डिप्रेशन में जाना तो आपका अधिकार है, ये तो बहुत नॉर्मल बात है। ये मन पर विजय वगैरह प्राप्त करें तो सब फालतू की ढकोसला बातें हैं। ये बातें बच्चों के दिमाग में डाली जाती है। इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होना सिखाया जाता है। थोड़ी सी कोई इच्छा पूर्ण न हो तो तुरंत हम अपने मन के गुलाम बनकर, भाई मैं तो डिप्रेशन में हूं, तो मैं तो एंग्जाइटी में हूं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को फेस करने की हिम्मत तक नहीं बची। सुसाइड को तो जस्टिफाई करते हैं, और सुसाइड को जस्टिफाई करके युवा पीढ़ी को और ज्यादा कमजोर किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो 13 रीजंस वाई है। आप में से जिन मित्रों ने सीरीज देखी होगी उन्हें पता होगा कि एक लड़की जिसने सुसाइड की हुई है वो अपने रीजंस बता रही है सुसाइड करने के, और उसको जस्टिफाई किया जा रहा है कि भाई मुझे यहाँ से अटेंशन नहीं मिला, वहाँ से अटेंशन नहीं मिला, मेरे टीचर ने मुझे अटेंशन नहीं दिया, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे अटेंशन नहीं दिया। यानी सोचिए दोस्तों, ये किस प्रकार की मन की गुलामी है कि हम किसी के अटेंशन के भूखे हो, किसी के अटेंशन के हम गुलाम हो, किसी की प्रशंसा के हम गुलाम हो, या किसी की छोटी सी निंदा से हम अंदर से अपने मन को विचलित कर दें। और इन बातों को बताकर सुसाइड को जस्टिफाई किया जा रहा है। ये बातें बच्चों के दिमाग में डाली जा रही है। ये नहीं कि भाई दुनिया चाहे आपको कितने ही थपेड़े क्यों ना मारे, परेशान करे, या आपको ताने मारे, या आपकी निंदा करे, चाहे हजार प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, उनके सर पर पांव रखकर आपको आगे जाना चाहिए, ये उन्हें नहीं सिखाया जाएगा। उल्टा उनके सामने डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सुसाइड, इनको रोमांटिसाइज किया जाता है, इनको जस्टिफाई किया जाता है। और ज्यादा कैसे, थोड़ा सा भी बाहर से प्रॉब्लम आ जाए तो बिल्कुल ये करना सही है, ये उनके दिमाग में डाला जाता है। ये नहीं कि हमें मन का गुलाम नहीं बनना है। और इसी कारण से ये फिल्म इतनी ज्यादा स्पेशल है। हाँ, अब कोई ऐसा सोच सकता है कि भाई हमारे घर में तो एसी है ही नहीं। अब यहाँ पर जो परिवार दिखाया है उनके लिए तो एसी बंद करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, पर हम तो एसी में रहते ही नहीं, तो हम तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं। नहीं, इस प्रकार से अगर आप कुतर्क करेंगे तो ये फिल्म जो कहना चाहती है, सिखाना चाहती है, वो हम कभी नहीं सीख पाएंगे। देखिए, हम जहां पर है हम अपनी कमजोरी जानते हैं, हम कहाँ चूक रहे हैं हम ये जानते हैं, हमारी कौन सी गलत आदत है ये हमें अंदर से पता होता है, पर हम उसे किसी न किसी प्रकार से जस्टिफाई करते हैं। और उसको एक सिंबॉलिक वे में उन्होंने एक आम की कैरी के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर दिखाया है। जैसे कि वो संकल्प लेते हैं कि भाई हमारे ऊपर इतना अभी कर्जा है तो हमें अपने आप को अभी मन को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। तो सबसे पहले तो वो कैरी का, आम का सीजन है तो उसको खाना बंद कर देते हैं। तो उसके बाद मन कैसे कैसे बहाने बनाता है कि यार स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, सीजनल फ्रूट्स तो खाने चाहिए, खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। इस प्रकार से मन उनको किसी ना किसी प्रकार से अपने उन्होंने जो प्रण लिया है उससे तोड़ने का, उससे दूर होने का मन कोई ना कोई बहाना बनाता है। तो यहां पर हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारी कमजोरी कहां है, हम कहां पर चूक रहे हैं। मतलब
हम ज़्यादा देर फ़ोन देख रहे हैं, रात को सोते समय लेटे लेटे फ़ोन देखने की आदत है, या फिर पॉर्न देखने की आदत है, हस्तमैथुन की आदत है, ज़्यादा खाने की आदत है, या देर रात तक जगने की, या देर से उठने की, या फिर समय फालतू का बर्बाद करने की, बिना मतलब के गेम खेलने की, या काम पर फोकस ना कर पाने की, पढ़ाई पर फोकस ना कर पाने की, बिना फालतू के समय में हम समय बर्बाद कर रहे हैं फालतू के कामों में। हमें अपनी कमज़ोरी, अपनी गलती पता होती है। तो एक सिंबॉलिक वे में उन्होंने आम वगैरह ये बातें दिखाई है, और इसलिए मैंने कहा कि ये बातें शायद और ज़्यादा बेटर वे में दिखाई जा सकती थी, पर फिर भी हमें यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि ये बातें उन्होंने एक सिंबॉलिक वे में दिखाई है। और यहाँ पर कुतर्क करके हम और ज़्यादा, हमारा मन की तो आदत है ना कुतर्क करना तो फिल्म देखते समय भी हम कुतर्क तो करेंगे, क्योंकि फिल्म जो कहना चाहती है वो थोड़ी कठोर बातें हैं। आसान तो ये लगता है कि हाँ भाई, सेक्सुअल लिबरेशन, मन की इच्छाओं के पीछे भागो, मन को दबाओ मत, ये बातें आसान लगती है, पर शुरुआत में वो मीठी बातें बाद में बहुत बड़ी सज़ा देती है। पर जो एक कड़वी दवाई होती है, शुरू में थोड़ा सा मुंह कड़वा हो जाता है, पर बाद में उसका फल मीठा होता है, अच्छा होता है, सुखद होता है। बाकी तांत्रिक दृष्टि से अगर हम देखें तो पिछली बार की अपेक्षा बजट थोड़ा सा बढ़ा हुआ हमें यहाँ पर लगता है। पिछली बार केवल एक घर के अंदर परिवार के अलग अलग सदस्यों के बीच की चर्चा दिखाई थी, पर यहाँ पर उन्होंने एक ट्रेजर हंट की थीम उन्होंने यूज़ की है, एक खजाना। असली खजाना क्या है? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, अपनी इच्छाओं की जंजीरों को तोड़ना, मन पर विजय प्राप्त करना, इसे उन्होंने असली खजाना कहा है। और ये जो ट्रेजर हंट है वो अलग अलग महापुरुषों के चरित्रों के माध्यम से जब अलग अलग बुक्स को पढ़ते हुए दिखाया है। फिल्म के जो पात्र है, देव हो, वीरेन हो, और वे जब इन पुस्तकों को, इन महापुरुषों के चरित्र को पढ़ रहे होते हैं तो उन पुस्तकों के विश्व में ये अंदर जैसे चले गए हो ऐसा दिखाया है। और वहाँ उस विश्व में जाने के बाद में उनका विवेक या उनकी आत्मचेतना उनके साथ में बात करती है, चर्चा करती है, संवाद करती है, और वहाँ पर फिर मन के तर्क कुतर्क उन्होंने दिखाए हैं। और इस प्रकार से ये सारी बातें उन्होंने प्रेजेंट की है। थोड़ा सा जो स्टोरी टेलिंग है उसे और ज़्यादा सिंपल बनाया जा सकता था, और कुछ जो बातें हैं उन्हें थोड़ा बेटर हो सकती थी, पर मुझे पर्सनली फिल्म बहुत पसंद है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो इस फिल्म का था वो था भला भगत भाई का कैरेक्टर। भला भगत का कैरेक्टर उसने सच में इमोशनल कर दिया था। जब सबसे पहली बार उसकी एंट्री होती है और वो अपने पिता के साथ की अपनी कहानी बताता है कि कैसे बचपन में उसके पिताजी उसे एक मंदिर में लेकर के गए थे, और वहाँ पर उस भक्ति भाव में वो कैसे डूब गया, और उसके बाद से भक्ति की, भजन की उसे कैसे आदत लग गई। पर पिता ने अंतिम क्षणों में उससे पूछा कि तुम में कुछ तो अलग होगा ना, ये भजन भक्ति इसे छोड़कर कुछ तो खासियत, कुछ तो ऐसा होगा तुम में अलग बात। तो वहाँ पर वो भला भगत भाई का कैरेक्टर क्या कहता है और पिताजी उस पर उसे क्या बताते हैं, वो सीन काफ़ी इमोशनल करने वाला था, और वो पात्र भी मुझे बहुत पसंद आया। और वो पात्र, भला भगत का कैरेक्टर, फिल्म के एंडिंग में एक बहुत अमूल्य ऐसी बात बताता है कि जीवन में अगर सफलता चाहिए तो ब्रह्मचर्य और अध्यात्म, ये बातें बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और ये बातें कोई फिल्म मेकर अपनी फिल्म में बताए, ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। दीपेश भाई शाह जो इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है, पहले पार्ट की भी राइटर और डायरेक्टर वही थे, उनको सच में मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। इतनी सुंदर बातें उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से बताई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं चल मन जीतवा जाइए के दूसरे भाग को दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है, उल्टा अपने बच्चों को विशेषतः ये फिल्म आप अवश्य दिखाना। और जो मित्र गुजराती नहीं भी जानते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में फिल्म को रिलीज़ किया गया है। और आप भले ही गुजराती आपको नहीं आती, फिर भी आप ये फिल्म अवश्य देखना। और वैसे भी गुजराती समझने में बहुत बहुत आसान है। और जब भी आप ये फिल्म देखेंगे तो मुझे अपना अनुभव आप ज़रूर बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।